और इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बताऊं कि आज जो भी आप डिजिटल दुनिया बना रहे हो, वो ऑटोमेशन, उसके ऊपर बहुत सारे अपने नियम कानून डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ इस नजरिए से बनाना होगा, आपको इस ध्यान से बनाना होगा कि ड्यू डिलिजेंस कवर होता हो उसके अंदर, है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए पहले ये देख लें, फिर मैं फिंसिस न्यू ऐप दिखाता हूँ कि हमने कैसे इन चीजों को कवर किया है। हमारी कंपनी का नाम है आर्म फिनटेक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे प्रोडक्ट जिससे आप वाकिफ हो उसे हम लोग नॉर्मली फिंसिस कहते हैं। बट दोस्तों, ये जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू डिलिजेंस है, और इसका ध्यान रख के ही आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम जैसे एमएफडीज को, जो कि सेबी कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, जिन नियम कानून को लोग जनरली एमफी के डूज एंड डोंट्स वाले लिस्ट से देखते हैं। जिन लोगों ने भी वो लिस्ट अभी तक भी नहीं देखी है, प्लीज वो लिस्ट देख लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ये आपके पास होना ही होना चाहिए, और आपके टेबल पे इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि आर एमएफडी अलाउड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए गूगल में ये आपको ऊपर ऊपर आता है, नो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, पूछते हैं कि क्या मेरा प्रॉब्लम है। प्लस ये फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, ये शब्द सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप नहीं यूज कर सकते हो, आप नहीं यूज कर सकते हो। आप कमीशन खा रहे हो, इसलिए आपको कमीशन मिल रहा है। आप सेल्समैन हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ना कि एडवाइजर। ये बात का हम लोगों ने 10 साल में मान लिया है। किसी भी एमएफडी को आज इस बात को लेके कोई एतराज नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को कैसे हम निभाते हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन गोल प्लानिंग करते हैं। गोल प्लानिंग वर्ड हटा दीजिए, तो गोल क्रिएट करते हैं। लोगों को बताते हैं कि आप निवेश क्यों कर रहे हो और कहां पहुंचना चाहते हो। तो ये सब बातों का सेशन तो अलग है, उसको छोड़िए। मुद्दा ये है कि एफएक्यूज ऑन डूज एंड डोंट्स ये आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, तभी आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, समझ आएगा और वैलिड लगेगा। क्योंकि ये जो लिंक है, ये आपको ये पूरी तरह से वाकिफ करता है इन बातों से। तो मैं चैट में डाल रहा हूं, जिन लोगों को भी कॉपी करना हो यहाँ चैट से कॉपी कर लीजिएगा। जब आपको ये पता चल गया कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो आपको ये चाहे 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 10 करोड़, आपकी कोई भी लेवल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका डूज एंड डोंट्स तो वही है ना, जो आपको करना है, जो आपके लिए वैलिड है। तो इसलिए दोस्तों, यहां से हम चलते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो आपके डूज एंड डोंट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीज कर रहा है जो आप करना नहीं चाहिए। चलिए, वेयर टू चेक द लिस्ट ऑफ डीडीक्यू क्वालिफाइड एमएफडी, मैंने आपको बताया था कि वो एमफी के कमीशन लिस्ट पे है, वो भी मैं डाल दे रहा हूं। अगर आपको अपना नाम चेक करना है, देख लीजिए। हार आप किस साल में आए हो वो देख लीजिए, तो वो भी डाल देता हूं। ठीक है, दो बातें हमारी यहाँ क्लियर हो गई। थर्ड बात जो सबसे जरूरी है, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन आपको सही तरीके से बता पाएं, और वो है कि ये देखिए लोगों की ऑब्जर्वेशन आती कैसे हैं, किन चीजों पे आती है। जो बिजनेस ऑब्जर्वेशन है, कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग लोगों के, जो मेरे पास आती है या हम कहीं से ले पाते हैं, आपके पास भी आ रही होगी। बट जब ऑब्जर्वेशन आता है, ये जब डीडीक्यू होती है उसके बाद का ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि आया तो मतलब एमफी आपका एआरएन कैंसिल कर देगी या आपके ऊपर कोई पेनल्टी डाल देगी, ऐसा नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन जब आती है, तो वो ऑब्जर्वेशन अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज को वो सौंप देती है कि जाओ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ऑब्जर्वेशन ठीक करवाओ, है ना, ऑब्जर्वेशन ठीक करवाओ। अगले ऑडिट में ये रिपीट होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो सरकार यानी कि एमफी को लगता है कि नहीं हो रहा है, और सेबी को वो दोबारा आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसको कहते हैं रेप्रीमांड, आपके ऊपर डांट लगती है, उसको डांट कहते हैं। और थर्ड, अगर तीसरे टाइम भी यही रिपीट हो जाता है, एक ही चीज जो बार बार कह रही है, तो कैंसिलेशन में चला जाता है, उसको कहते हैं कैंसिलेशन। So there are three stages. One is observation reporting, another is reprimand, and third is called cancellation. चलिए, रेफरेंस इन डीडीआर क्या है, एग्जांपल देखिए इनको क्या आया हुआ है। इनको आया है कि नो रिटन कम्युनिकेशन इज सेंट टू द इन्वेस्टर रिगार्डिंग प्रोडक्ट अनसुटेबिलिटी। नाउ आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, आपका ऐप कैसा होना चाहिए। आपका ऐप ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट अनसुटेबिलिटी का वो हो, तो बता दे वो कि ये देखिए ये लोग हैं जो अनसुटेबल हैं, ये देखिए आपके सिस्टम में ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, जरा इसको कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट ले लो। पहला काउंट होता है कि अगर आप किसी को स्विच कर रहे हैं फ्रॉम अ लोअर ब्रोकरेज टू हायर ब्रोकरेज प्रोडक्ट, तो आपको उसको अनसुटेबिलिटी यानी कि काउंट करना पड़ता है। सर एमफी का कहना है क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं ऐसा, रीजन दीजिए। तो आपको अपने कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है कि सर मैं आपका प्रोडक्ट जो लगा हुआ था उसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए उचित है, आपके लिए करना जरूरी है। आप स्मॉल कैप में हो, मैं आपको लार्ज कैप में ला रहा हूं, इट इज अ गुड थिंग, बट you have to understand that there is a change in commission because we were earning 1.75 in small cap, now we are going to earn 2.25 in the large cap which we are changing। तो आप प्लीज एक्नॉलेजमेंट कर दें और कहें कि हाँ मैं रेडी हूं, और इस बात के लिए ही उसका सिस्टम होगा, समझ रहे। तो ये एक्नॉलेजमेंट का कॉपी आपके पास हर चीज का होना चाहिए। तो पहले लो टू हाई ब्रोकरेज चेंज का आपको एक्नॉलेजमेंट लेना है। दूसरा, सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में चेंज हो रहा है, यानी बैलेंस एडवांटेज फंड आईसीआईसीआई का बेच करके आप बैलेंस एडवांटेज फंड मिराई एसेट का खरीद रहे हैं। तो जब आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं तो सेबी के पास सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर सेम स्कीम का सेल एंड बाय का दोनों मिल जाता है तो सेबी आपको रिपोर्टिंग में पकड़ लेती है। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। नाउ सेकेंड, अगर आप किसी माइनर के नाम में ईएलएसएस लगा देते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आपका कोई सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर है और आपने उस 70 साल के ऊपर वाले आदमी को स्मॉल कैप सेक्टर, क्रेडिट रिस्क या फिर थीमेटिक फंड बेचा है तो वो अनसुटेबल कहलाएगा। तो अनसुटेबिलिटी के ये सारे चीजें आपको देखने हैं। नाउ चलिए, तो आपका सॉफ्टवेयर इन चीजों पे अगर इक्विप्ड हो, पहले से ही आपको बता सके, तो ऐसा ही है मेरा नया फिंसिस नियो। एक बार में आपके सारे सिस्टम में अलर्ट दे देगा, ये अनसुटेबल है, ये आपके पास प्रॉब्लमेटिक है, इन चीजों पे ध्यान दीजिए और इन चीजों को रखिए। 3.6 देखिए, नो कंप्लेन रजिस्टर, लोगों की ग्रेवियंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। और ये मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, यह रजिस्टर होना चाहिए टेबल पे। दूसरी, डिजिटल रिकॉर्ड होने चाहिए, जितने भी आपके पास शिकायतें आई हैं, क्वेरीज आई हैं, कस्टमर के डिमांड आए हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इनबाउंड क्वेरी रजिस्टर। इनबाउंड क्वेरी रजिस्टर, जैसे किसी ने आपसे कहा हेलो मेरा बैंक डिटेल बदल दो, तो आपका बैंक डिटेल बदलने का जो उसने रिक्वेस्ट दिया उसको कहते हैं टिकट, और वो टिकट आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो इस कंप्लेन को पहले रजिस्टर करे अपने सिस्टम में। ये कंप्लेन रजिस्टर क्या करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करती है कि जितने भी लोगों का आज के दिन में आपका क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है ऑफ द क्वेरीज, वो क्वेरीज उनको यहाँ पे मिल जाती है और एक बार में वो ऑडिटर आपका आके देख लेता है। तो ये आपके लिए बहुत अहम है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहां पे आप रिकॉर्ड कर सको अपने ये बातें। यानी अगर आपके पास एक बैंक डिटेल का चेंज का कॉल आया तो कॉल अपने पेट में मत रख लीजिए और ये मत सोचिए कि कॉल आ गया, मैंने उसको लिंक भेज दी, वो आदमी अपना ओटीपी दे देगा, चेंज हो जाएगा और फिर आप उसको 10 दिन बाद उसका स्टेटमेंट देके कहेंगे तेरा काम हो गया। ये प्रोसेस नहीं चलेगा। प्रोसेस ये बिल्कुल सही है आपका, अपने बैक ऑफिस वाली टीम को बताइए कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, मगर इस प्रोसेस में मिसिंग क्या है, रजिस्टर ऑफ द कंप्लेन और क्वेरी। आपने रजिस्टर नहीं किया, उसको लिखा नहीं, एंट्री नहीं की और उसको कोई टिकट यानी आइडेंटिटी नहीं दी। तो कल को जब कभी विवाद होता है या फिर कोई आदमी या वंशज उसका आपसे लड़ता है कि भाई तुमने मेरे पिताजी को बहका के नॉमिनेशन गलत करा दिया वगैरह वगैरह, तो उस समय ये कंप्लेन रजिस्टर का जो डिटेल है, खुलने का जो एक्नॉलेजमेंट है, ये काम आता है। वरना कोर्ट में केस आपके विरुद्ध हो जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तक भी लग सकती है। चाहे भले ही पार्टी ने ओटीपी साइन किया हो, मगर वो तभी मान्य है जब उसकी रिकॉर्ड की हुई रजिस्टर को उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं। तो ऐसे कितने एनएफटी हैं, जैसे कि बैंक डिटेल, नॉमिनेशन, स्विच करने का रिक्वेस्ट, सॉरी एसआईपी रोकने का रिक्वेस्ट, ऐसे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे कल को विवाद खड़े हो सकते हैं कि मैंने नहीं बोला था या मैंने जो बोला था वो तुमने नहीं किया। इसी तरह 4.9 में कह रहा है कि आपका कमीशन डिस्क्लोजर का कोई तरीका ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपका कमीशन डिस्क्लोजर अच्छा है। वो कब, जब उसके 3 तरह के कमीशन डिस्क्लोजर पॉइंट हैं। आपको कमीशन डिस्क्लोज करना है आपके वेबसाइट में, तो जब पहले वो वेबसाइट देखती है अगर आपके वेबसाइट के फुटर में नहीं है तो आपके ऊपर इल्जाम डाल देती है। और अगर दूसरा वो देखती है आपकी चिट्ठियां जो जा रही हैं, ईमेल वगैरह जो जा रहा है, क्या उसमें फुटर है इस कमीशन डिस्क्लोजर को देखने का। और तीसरा वो देखती है कि जो आप प्रपोजल बनाते हो, जो आप लोगों को प्रपोज करते हो कि इसमें इन्वेस्ट करिए, वो प्रपोजल का फॉर्मेट में क्या कमीशन डिस्क्लोज्ड है, एक्सपेंस रेशियो की बात है। तो ये आपके लिए बहुत अहम है। तो आपको कैसे
चालाकी से, ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ इस तरह बताएं कि हमारा सेल गड़बड़ हो, बट आपको प्रेजेंटेशन का ये तरीका सीखना होगा जो कि ऑब्वियसली हमारे इस फिंसिस नियो में आपके लिए सुविधाजनक रूप से प्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ लास्ट है कंपैरिजन ऑफ स्कीम। ये कहा जाता है कि भाई प्रपोजल ही दमदार होनी चाहिए, और प्रपोजल में हम लोगों का प्रपोजल, मैं तो कम से कम हजारों प्रपोजल देखता हूं लोगों के जो अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे और इसमें भेजते हैं, कहीं भी वो चीजें नहीं है जो सेबी को चाहिए, एमफी को चाहिए। प्रपोजल में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है विथ नॉन म्यूचुअल फंड स्कीम। यानी आप किसी को आज आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप बेच रहे हो और उसको प्रपोज कर रहे हो, तो साथ में आपको बताना है कि अगर आप ये नहीं करते तो बैंक एफडी में ये कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अवेलेबल है। बट फिर भी म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, मगर आपके लिए प्रोडक्ट में रिस्क रिवार्ड ज्यादा होने के आकांक्षा से, अजम्पशन से मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट है टैगलाइन। सब जगह टैगलाइन होना चाहिए एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि गलती से भी कोई हमें एडवाइजर मान ना ले, एक्सेप्ट न कर ले, इसलिए एमफी चाहती है, सेबी ने एमफी को कहा है कि तेरे डिस्ट्रीब्यूटर को साफ साफ लफ्जों में लिखना पड़ेगा, वरना लोग कहीं कंफ्यूज होकर उसको एडवाइजर ना समझ लें, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही समझें। तो भाई साहब ये 5 तो एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसी मैं ऑब्जर्वेशन की लिस्ट दिखाऊं ना लगा तो भरा हुआ है ऑब्जर्वेशन से। ये देखिए ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह एक दूसरा स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पे भी हम आएंगे, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए आपने रिस्क प्रोफाइल ही नहीं बनाई। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एडवाइजर सर्विस में, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि हम जब डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमें एडवाइजरी वर्ड लिखना अलाउड नहीं है, तो एडवाइजरी सर्विसेज मेरी कैसे हुई? एक्चुअली में सर्विसेज और नाम में अंतर है दोस्तों। आपको नाम में नहीं लिखना एडवाइजरी, बट एडवाइजरी सर्विसेज तो आप दे ही रहे हो, इंसिडेंटल दे रहे हो, इंसिडेंटल यानी मौका पे दे रहे हो, मौका क्वेश्चन पे दे रहे हो, बट आपको एडवाइजरी करते हो भाई साहब, आप कोई एग्जीक्यूटर नहीं हो। तो ये कंफ्यूजन हटा दीजिए। ये मेरे हर सेशन में लोग पूछते हैं, अरे यार एडवाइजरी सर्विस मेरी है या मेरी एग्जीक्यूशन सर्विस है? भाई साहब क्लियर रहिए, आप एडवाइजरी सर्विसेज में हो, आपका सर्विस एडवाइजरी है, बट नॉमिनिक्लेचर इज सेल्स। एडवाइजरी सर्विस में आप इंसिडेंटल एडवाइजर हो, दैट इज द ओनली थिंग, और उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आप एडवाइजरी सर्विस में हो, वहां पे रिस्क प्रोफाइलिंग अहम है, अहम, बहुत बहुत अहम। अगर आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की हुई है कस्टमर्स की, तो आप कैसे उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, इस बात पे बड़ा सवाल उठ सकता है। यानी 100% ग्राहक, चाहे छोटा हो बड़ा हो फलाना हो, सिर्फ माइनर छोड़ के, माइनर के ऊपर जितने भी लोग हैं 18 साल की उम्र में, उनका रिस्क प्रोफाइलिंग होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो फिंसिस नियो दिखाने जा रहा हूँ बहुत सिंपल है। वो कहता है और वो मानता है कि भैया कुछ जरूरत नहीं है सवाल पूछने की किसी से। कितने सवाल पूछ लोगे? कौन सवाल का आपको जवाब दे देगा बताओ? लोग 80-80 सवाल, 15-15 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल, अलग अलग कंपनियों से सवाल खरीद रहे हैं। भाई साहब वो सब बेवकूफी है। रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए क्या चाहिए? सिंपल है कि आप म्यूचुअल फंड में उसको लाए हो तो रिस्क तो लेगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि म्यूचुअल फंड में जहां नॉन गारंटीड प्रोडक्ट हो वहां आप कह दो कि आप कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता। सो म्यूचुअल फंड में देयर इज नो कस्टमर हु इज कंजर्वेटिव। जिसको कंजर्वेटिव रहना है पोस्ट ऑफिस में जाए, बैंक एफडी में जाए, जो करना है करे। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर वो आया है दोस्तों, तो वो म्यूचुअल फंड में रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा ही करेगा। और रिस्क प्रोफाइलिंग उसके होंगे ही होंगे। वहां से शुरू होगा, मॉडरेट से एग्रेसिव जाएगा या वेरी एग्रेसिव जाएगा, वो आपकी मर्जी, आप कितने लेवल बनाते हो। बट ज्यादा कुछ मत करो, सिंपल रखो। हमने अपने सॉफ्टवेयर में सिंपल रखा है कि हर आदमी जिसकी उम्र बिलो 50 यानी 18 से 50, वो उसको हमने दे दिया वेरी एग्रेसिव, यानी 18 से 50 एक रेंज है, सिंपल। और अगर उसको कुछ बदलना है तो अपने आप से बदले और हमें बताए अपनी अपनी रीजनिंग की क्यों बदलना है। और 50 से 70, 50 to 70 एग्रेसिव, और 70 के ऊपर वाले मॉडरेट। बस 3 हो गए, 3 लेवल। 70 के ऊपर वाले में लगा दिया कि भाई तुम लोग को बैलेंस फंड नहीं लेना है, तुमको वो नहीं लेना है, क्या नाम है, स्मॉल कैप नहीं लेना है, थीमेटिक नहीं लेना है, सेक्टर नहीं लेना है, यही सब हो गया। ये वाला जो एग्रेसिव वाला है, ये सब प्रोडक्ट ले सकता है, मगर इसकी जो रेशियो होगी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्मॉल एंड सेक्टर एंड फलाना में। और ये वाला जो है इसका सब कुछ हो सकता है सेक्टर, और इसमें 100% भी चाहे तो स्मॉल कैप में लगा दे। ठीक है, छोटा सा ये डेफिनेशन आपके सॉफ्टवेयर के बैकएंड में लिखा हुआ है, और उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो कस्टमर का अलर्ट देता है। मैं दिखाता हूं कैसे देता है, वो हमारी एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। तो इस बार के फिंसिस नियो में ये हेल्थ चेक जो है बड़ी पावरफुल टूल है। आपके सारे डूज एंड डोंट्स एंड ऑब्जर्वेशन को वो कवर करता है और आपको उससे बचाता है। एंड लास्टली
जो सबसे अहम है कि आपको हर जगह सिड, साई और किम का लिंक देना है दोस्तों। जिसके पास भी ये लिंक नहीं है, फिर से मैं कॉपी कर दे रहा हूं, जरा अभी के अभी कॉपी करिए और रखिए। आपके हर कम्युनिकेशन और सिग्नेचर में ये लिंक होनी चाहिए। इसका नाम है सिड साई लिंक। मैं खोल दे रहा हूं सेबी, ये देखिए ये आपका लिंक है। इस लिंक पे आप कभी भी कोई कस्टमर, जब भी कोई कस्टमर जाएगा, देखिए यहाँ पे सिड है, साई है, सिड है, किम है, हर स्कीम का जिसका चाहिए आप देख सकते हैं। अब आते हैं एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की क्या डिमांड थी जिसके लिए फिंसिस नियो आया, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। मार्केट में इस समय आईटी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, एआई की दुनिया बहुत तेज है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करके एक नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से पिचिंग भी कर रहे हैं और मेरे काफी दोस्तों से मैंने मिला हूं जो 10 लाख 15 लाख रुपए तक भी खर्च करने के बाद भी अपना वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो वो ग्रो, जीरोदा, फलाना ढिकाना को देख के इंस्पायर होते हैं। लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये आज के न्यू एज जमाने का क्यों बेहतरीन है। कोई काट नहीं है मार्केट में। आपने जो कुछ भी अभी तक देखा होगा, जो कुछ भी देखा होगा, ये चैलेंज, उसका स्केलेबिलिटी मैच नहीं इसका, दूर दूर। कोई अगर मैच करेगा भी तो मैं अगले दिन उसको इनहेंस कर सकता हूं। ये पावर है इसमें, फुल फ्लेक्सिबल पावर है। So that is a long wait and watch, but we have come out with this and this is a very very big launch. प्रोसेस को देखते हुए एक चीज समझिए कि अभी इकोसिस्टम कैसा चल रहा है। अभी इकोसिस्टम है कि आपके पास आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो म्यूचुअल फंड का डेटा देता है। ये म्यूचुअल फंड का डेटा देता है। और आपके पास कौन है जो दूसरा डेटा देता है? तो इंश्योरेंस का कंपनी का डेटा होता है, जो कि कोई कंपनी, कोई इंश्योरेंस कंपनी एपीआई नहीं देती। एपीआई मतलब कहीं पे डेटा डेली अपलोड नहीं होता जैसे आरटीए में होता है। फिर इसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट बेचते हैं, इसका भी ऐसा कोई डेटा नहीं होता। और थर्ड होती है आपके पास शेयर एंड बाजार का सब ब्रोकरशिप। तो डेली बेसिस पे आपकी होल्डिंग आती है, इसको कहते हैं स्टॉक होल्डिंग। जो स्टॉक्स की आपकी होल्डिंग आती है, ये भी कोई भी कंपनी जिसका आप ट्रेडिंग करते हैं वो अपने ऐप में तो सब दिखा देगा, लेकिन आपके ऐप में दिखाने के लिए आपको कोई भी डेटा नहीं देता है। सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि आप इन तीनों डेटा को अपने गूगल ड्राइव पे या जोहो, जो लोग यूज करते हैं वो जोहो ड्राइव पे, जोहो शीट्स पे इन डेटा को रख दीजिए एक जगह। और आप कहिए कि अविनेश जी ये मैंने रख दिया है डेटा, आप इसको एपीआई से लिंक करके अपने फिंसिस में दिखा दीजिए, या जो भी सॉफ्टवेयर आप मेरा बना रहे हैं, चाहे जोहो हो चाहे हो, उसमें दिखा दीजिए। यहां तक बात समझ आई दोस्तों आप लोग को कि ये वाला डेटा डेली बेसिस पे आपके मेल में आ जाता है। कहां आता है? आपके मेल में, मेल बॉक्स में, ठीक है। और ये वाले डेटा कहां रहते हैं? आपके लोकल सर्वर में, जिसको मैं ड्राइव पे डालने की बात कर रहा हूं। जब आप अपने ड्राइव पे डालेंगे, ये डेटा और ये डेटा दोनों में कॉमन क्या होता है दोस्तों? कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है क्लाइंट आईडी। यानी कि जो क्लाइंट होता है उसका जो यूनिक आईडी आप बनाते हो वो दोनों में कॉमन होता है। यानी अगर अविनेश कुमार यहाँ पे क्लाइंट है, उसी अविनेश कुमार ने शेयर भी खरीदा आपके थ्रू, उसी अविनेश कुमार ने कुछ इंश्योरेंस भी किया है, ये सब डेटा एक साथ तभी आ पाएगा जब इस वाले शीट में आपका ये वाले शीट का आईडी लिखा हो। यानी अविनेश कुमार की अगर इस शीट में आईडी है 124, तो यहां भी उसकी आईडी होनी चाहिए 124। बस आपको यही मेहनत करना है। ये वाली आईडी तो आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है जब आप फिंसिस सॉफ्टवेयर में अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली या बाय हैंड, चॉइस आपकी है। बट जब आप इंपोर्ट करते हैं, आपके हर क्लाइंट की एक यूनिक आईडी बनती है दोस्तों। वही यूनिक आईडी आपको बस कॉपी करके अपना ड्राइव बना देना है, तो मैं इस ड्राइव को डायरेक्टली रिलेट कर पाऊंगा और आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस एपीआई, हर ड्राइव का एक एपीआई होता है दोस्तों। ये जो एपीआई होता है गूगल ड्राइव का भी होता है, जोहो का भी होता है, जिसमें भी जहां भी आप रखते हो वहां पे ड्राइव होता है। हम उस एपीआई को इसके अंदर जोड़ देते हैं, दैट्स ऑल। तो आपका फिंसिस कंप्लीट हो जाता है, फिंसिस कंप्लीट हो जाता है। अभी फिलहाल मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि दुनिया में ये डेटा रहता कहां है। जो आप कंसोलिडेटेड डेटा रखते हो, पहले उसको कहते हैं सर्वर। सर्वर के पहले समझ लीजिए सर्वर कैसा होता है। क्लाउड सर्वर, सर्वर लोकल तो रखेंगे नहीं, क्योंकि लोकल रखेंगे तो कोई उसको देख नहीं पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो लोकल सर्वर का सिंक करना बहुत कठिन होता है। तो पहले जमाने में लोग लोकल सर्वर रखते थे, अब सब लोग क्लाउड सर्वर रखते हैं। क्लाउड सर्वर में कैटेगरीज होती हैं। सबसे सस्ता कैटेगरी जिसे हम कहते हैं शेयर्ड, मेरे हैंड राइटिंग पे यहाँ मत जाइएगा, मैं कंप्यूटर से लिख रहा हूँ, बस समझते जाइए। शेयर्ड सर्वर सस्ता होता है, 2-2,500 3,000 रुपए सालाना खर्चा होता है। दूसरा होता है आपका, जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में स्टेज 1, यानी कि बिगनर।
बिगनर में ये शेयर्ड नहीं होता, आपका खुद का सर्वर होता है क्लाउड पे, एक छोटा सा स्पेस होता है आपके लिए, एक वीपीएस कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, बट कॉस्टिंग आ जाती है करीब करीब 10,000 रुपए, 10,000 सालाना, 10,000 सालाना। थोड़ी आपके लिए प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड हो जाती है। शेयर्ड में आपकी स्पीड शेयर हो रही होती है एक पाइप के थ्रू, जिस पाइप के थ्रू डेटा जा रहा है और आ रहा है वो पाइप फिक्स है। इसमें 10,000 लोग अगर होंगे तो जाम लग जाएगी पाइप में, जब जैम हो जाएगी तो आपका स्लो हो जाएगा, हो सकता है कि कभी कोई अटक जाए, ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये पाइप उतनी रहेगी, पाइप नहीं बढ़ेगा। बट 10,000 वाले में जो आपकी पाइप है साइज वही रहेगी जो शेयर्ड में है, मगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो और आपके कस्टमर्स अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसमें जैम लगने की चांसेस। बट इसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम, यानी जो लोग चाहते हैं कि मैं अपना पाइप ही बड़ा कर दूं, प्राइवेट तो है लेकिन मेरी पाइप और मोटी हो जाए ताकि मेरा डेटा सीमलेसली हिले इधर से उधर, तो ये 30,000 को हम लोग कहते हैं 30,000 रुपया। ये मैं GoDaddy के प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं आपको, तो ये 30,000 रुपया आपका सालाना खर्चा होता है। और लास्ट होती है जो सबसे अहम होती है, वो प्रीमियम के बाद सुपर प्रीमियम कहते हैं हम लोग इसको। ये आपका खुद का अपना वीपीएस वो आप ही के लिए इंस्टॉल कर देते हैं, नो लिमिट ऑन पाइप, फ्लेक्सिबल होती है, कितना भी लोग आए कितना भी लोग जाएं, स्पीड हमेशा ही सुपर होती है। ये करीब करीब आपको लग जाता है 1,42,000 रुपए साल का, 1,42,000 रुपए साल का, 8 GB रैम, और ये सब कुछ हम लोग GoDaddy से करते हैं, ठीक है, GoDaddy बिग रॉक। नाउ अभी फिलहाल जो फिंसिस सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं, आप में से 50% लोगों के पास ये है, क्योंकि आप लोग शेयर्ड में मेरी प्राइसिंग का बिल देते हैं, हम आप उस बिल में आपको ये इंक्लूड करके दे देते हैं, एक तरह से फ्री देते हैं, तो इसलिए सब लोग यही खरीद के अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन कभी जब आपकी साइजेस बढ़ते हैं, आपकी ट्रैफिक बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है, तो आपको ये डिमांड करना चाहिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से, खुद पूछना चाहिए कि मेरा बताओ कितना अपग्रेड है। कुछ लोगों के अपग्रेडेड है, कुछ के नहीं है, जिनके नहीं है वो बात करें। खैर ये मुद्दा अलग है। सर्वर आप समझ गए, ये सर्वर की सिक्योरिटी आपकी होती है या फिर मेरी होती है। तो दो ऑप्शन है, एक को कहते हैं सर्वर भी लूंगा मगर तेरे सर्वर के अंदर जगह लूंगा, यानी सब सर्वर कहते हैं उसको, सब सर्वर। सब सर्वर मतलब आर्म फिनटेक का एक सर्वर होता है और उसके अंदर आप सब आते हो। आर्म फिनटेक ये वाला सर्वर बड़ा वाला खरीद लेता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सबको दे देता है, दैट इज कॉल्ड जनरली AWS, या फिर ऐसे शेयर्ड सर्वर जहां पे पे पर गो है, मतलब जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से साइज बढ़ जाएगी, साइज घट जाएगी, और उसका हम काम नहीं करते। तो हम सब सर्वर का काम नहीं करते, हम लोगों का कोई भी डेटा अपने सर्वर पे नहीं रखते। यही हमारा कंप्लायंस का सबसे बड़ा बात है, जो कि हम सेबी के कंप्लायंस के हिसाब से करते हैं। वी डोंट कीप एनी डेटा, हम लिख के देते हैं ना, हम सेव करते हैं, हम सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, क्रिएट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। आप अपने सर्वर के खुद मालिक होते हो। नाउ आफ्टर दिस, इस स्ट्रक्चर में, अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया, सर्वर आपके पास आ गया, क्लाइंट का डेटा आपके पास आ गया, उसके क्लाइंट के दो डेटा होते हैं, एक होता है मास्टर यानी कि उसके बारे में, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस। तो क्लाइंट या तो ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन जैसा मैंने कहा, चाहे आप रजिस्ट्रार से लाइए, चाहे हाथ से अपना जो बनाए हो वो दिखाइए, मैनुअल या वो, और या फिर कैश वैश जहां जहां से आप लोग लाके डालते हो ला लो। लेकिन इस क्लाइंट की जीवन में बहुत सारी चीजें जिस चाहते हो टू द क्लाइंट, तो टू द क्लाइंट प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको चाहिए क्लाइंट ऐप, जो इससे क्लाइंट देख सके और आपके सर्वर के इन डेटा को पुल करके आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सको। और दूसरा होता है एडमिन ऐप, जिससे आप और आपके चैनल तो देख सकें। तो एडमिन ऐप कई तरह की होती हैं। आप लोग अभी तक फिंसिस को वेब ऐप की तरह यूज करते हो, आप वेबसाइट में खोलते हो चाहे मोबाइल में खोलते हो, लेकिन खुलता वो वेब ऐप है और आप उससे अपना सारा काम करते हो। और दूसरा हो सकता था कि एडमिन के लिए मैं एक ऐप ही बना दूं डायरेक्टली। तो आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसका नाम है फिंसिस नियो। फिंसिस नियो एक मोबाइल और वेब दोनों ऐप है। अल्टीमेटली ये स्टोर पे भी रहेगा और आपके पास यूआरएल भी रहेगी। आप इसका जो फीचर है वही देखने जा रहे हैं। अब आज पूरा प्रेजेंटेशन इसका है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंपोनेंट्स के साथ सब कुछ डल गया और सभी मेरे जो एग्जिस्टिंग फिंसिस यूजर है सबका एक्टिव है। तो आप अपना अपना पोर्टफोलियो डाल के देख सकते हैं, बट फिलहाल मुझे डेमो पहले दिखा लेने दीजिए। आप लोग अपना एक्टिव कर लीजिए। 7 डेज का एक्टिवेशन 5 तारीख को खत्म हो रहा था, हमने फिर से इसको 12 तारीख तक के लिए यानी कि अगले हफ्ते तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ताकि जो भी आपको देखना आप देख लीजिए। कुछ एरियाज चल रहे होंगे, कुछ नहीं चल रहे होंगे, बट वंस यू सब्सक्राइब फॉर इट, आपका इमीडिएटली डिलीवरी टाइम है T+7, 7वें दिन आपको डिलीवर होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एपीआईज लगेंगे, एक्टिवेट होंगे और तब आपको एक्टिव हो जाएगा। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ,
और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लोग नॉन फिंसिस यूजर हैं उनको ऑब्वियसली फुल पैकेज के साथ बात करनी पड़ेगी। फिंसिस यूजर के लिए तो ये रेडी टू प्लग एंड प्ले है विथ अ स्लाइट चेंज इन देयर सब्सक्रिप्शन। नाउ वेलकम टू फिंसिस नियो करके ये मशीन है जो कि कॉमन है, क्योंकि ये तो सभी के लिए मिलेगा। आप एडमिन हो तो आपको तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पे आपका लोगो चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जॉइंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। मैंने यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे अभी मैं, हाँ, कुछ लोगों को पोर्टफोलियो डॉट है या ये है, ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरा मेरा लिंक क्या है, मेरा लॉगिन लिंक क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी किसी का देख रहा था, उन्होंने कहा मेरा नहीं चल रहा है, 7KCR का देख रहा था। तो देखिए 7KCR ये है इनका वेबसाइट। तो ऑब्वियसली ये डोमेन यहाँ नहीं डालना है 7kcr.com, नहीं चलेगा आपका ये। आप देखिए पहले कि आपका लॉगिन किस पे बना हुआ है, क्योंकि आपने अगर मुझसे VPS खरीदा हुआ है तो देखिए लॉगिन यहाँ दिखता है, ये आपका लॉगिन। लॉगिन में भी अभी ये दिख रहा है दिस इज नॉट योर साइट, ये आपका साइट नहीं है। साइट कैसे पता लगता है? आप कोई गलत लॉगिन कर दो, एक लॉगिन गलत कर दो यहाँ पे ऐसी। तो जब आप गलत लॉगिन करते हैं ना और ट्राई अगेन करते हैं, ये देखिए ये जो आता है ना, ये है लॉगिन, दिस इज योर लॉगिन। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ आएगा, बाद में पूछ लीजिएगा मेरी टीम से। तो इनको portfolio.7kcr डालना था यहाँ पे, जहां पे मैं इनफी डाल रहा हूं। ठीक है, तो किसको क्या डालना है अपना, ये आइडेंटिफायर है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफायर है, यही आपको डेटाबेस तक ले जाएगा। तो डेटाबेस का अपना URL पूछ लीजिएगा लोगों से। चलिए, अब यहाँ पे मैंने डाला, ये ट्रायल का आपको नोटिस आ रहा है, हमने अंदर डाल दिया। हमने कहा ठीक है भाई, मैं एडमिन हूं और मैं सिस्टम में आता हूं। तो जो जो चीज आप लोगों को फिंसिस में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, आप मुझसे रिपोर्ट मांगा करते थे कि ये रिपोर्ट नहीं अविनेश भाई, वो रिपोर्ट नहीं अविनेश भाई, ये बना दो वो बना दो, ऐसा कोई स्ट्रेस यहाँ नहीं है। आपको कितनी सारी और कौन सी रिपोर्ट चाहिए, आप अपना दिमाग जितना भी लगा सकते हैं मुझे लगा के देते जाइए। आपकी रिपोर्ट्स जितने मैंने पॉसिबिलिटी, पुराने जितने मेरे रिक्वेस्ट थे उसको हैंडल करते हुए बना दी है। आपको कैसा एनालिटिक्स चाहिए वो आप बताते जाओ। क्यों कोई कहता है मुझे ये चाहिए कि मेरे कितने यूनिट लोड फ्री है, कितने यूनिट नहीं है, मुझे ये चाहिए कि मेरा ये कैसे है, कितना लीन में कितना नॉन लीन में, मुझे ये बता दो, वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट नो व्हाट यू नीड। एक अच्छे बिजनेस के लिए आपको जो चाहिए वो मैंने सब दे दिया है। बट आपको अगर कोई ऐसी कुछ रिपोर्ट और एनालिटिक्स की जरूरत होगी तो बताते जाइएगा। इट विल बी फास्टर टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारा डेटाबेस दूसरे तरह से हैंडल हो रहा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने दी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, अभी ये एचओ आ रहा है, तो एचओ आ रहा है तो वो अपने सारे चीज देख रहा है, लेकिन जब आपके सब ब्रोकर आएंगे तो वो अपना उनका लोगो आएगा यहाँ पे, और उन लोगों के साथ वो देख रहे होंगे और उनका फिगर्स आएगा जो उनको मैप्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैलकुलेटर, जो उनको ये बात बताता है कि तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है। अगर 25% की मार्केट ग्रोथ हुई तो तुम 5 साल में 2,500 करोड़ रुपया पहुंच जाओगे ना। जानते तो हम सब है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो है कि नहीं जानते। बट जब आप नए सब ब्रोकर को, नए एम्प्लॉय को कुछ क्लाइंट मैप करके देते हो और उसको ये ऐप लोड करके दे दो कि चलो बेटा काम करो, तो उसको इंस्पायर करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। आप उसको दिखा सकते हो कि भाई आज तेरे पास 10 करोड़ है, देख तू बढ़ा दे। अगर तू 20% 25% का ग्रोथ ले आएगा ना, और आराम से ला सकता है, तू 12% M2M ले आ, 5-10% रेफरल से ले आ, और 5-6% SIP से ले आओ, तो हो गया 25% तेरा। तो 10-20-25% की अगर आप उसको इंस्पिरेशन दे पाओ तो ये टेबल बहुत काम देता है। और अगर आप उसको कहीं 10% 20% इंसेंटिव दे रहे हो उसके सेल्स पे, तो वो खुद जोड़ लेगा कि मेरे 5 साल बाद इंसेंटिव कितने बनने लगेगी, मैं कहां पहुंच जाऊंगा। तो उसको सपना देखना असलियत में आ जाता है और वो रियलिटी में ड्रीम कर पाता है, ना कि मुसद्दी लाल बन के। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्शन। नाउ सेकेंड थिंग विच यू सी इज बायसनेस। ये देखो लाल फिगर एकदम से बड़ा दिखना, मतलब कि एक थोड़ा बायस्ड हो। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 100% भी इक्विटी रख सकते हैं, बट आपको इसकी स्टेबिलिटी समझ आनी चाहिए कि कैसा है। SIP में आपके जो काउंट और अमाउंट है उसके परसेंटेज ग्रोथ ईयर ऑन मंथ दे रहा है कि पिछले महीने से इतना है, इस महीने से इतना है। लेटेस्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन फाइल इंपोर्ट हुई उसका दोनों का स्टेटस, ये डैशबोर्ड है। इससे ज्यादा आपको डैशबोर्ड में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नाउ द मॉड्यूल्स, जैसे आप लोग जोहो में या किसी CRM में मॉड्यूल्स देखते हैं, यहाँ भी एक मॉड्यूल है। आप देखिए मॉड्यूल में क्या क्या है। द करेंट मॉड्यूल विच वी हैव इज, वी हैव क्लाइंट मॉड्यूल, सारे वो क्लाइंट्स हैं। फिर हमारे पास चैनल मॉड्यूल है, हमारे पास जितने भी चैनल्स हैं।
फिर ब्रोकरेज मॉड्यूल जहां हम ब्रोकरेज मैनेज करेंगे, ड्यू डिलिजेंस मॉड्यूल जहां हम सारे आपके ड्यू डिलिजेंस के सवाल जवाब और चीजों को हैंडल करेंगे, और जो जो मैंने अभी आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह चीजें बताई सब ऑटोमेटिकली इस डीडीक्यू के अंदर ही मैनेज्ड हो जाएगा। आपके ऑडिटर के लिए सब रेडी टू प्रिंट रिपोर्ट्स यहाँ पे पड़ी रहेंगी। आप बड़े आराम से उस ऑडिटर को हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उनकी बातें कर सकते हो। नाउ प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड सब डेटा, प्लेटफॉर्म में कितने लोग बन गए हैं, कितने आईडी खुल गए हैं, कितना ऑर्डर स्टेटस क्या है, कौन सी चीजें अभी पेंडिंग है, कौन सी नहीं है, किस तरह के मेरे पास ओटीएम है, कितने ओटीएम है, तो प्लेटफॉर्म के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपके रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के, वो सब यहाँ पे गेटवे का डिटेल्स है। और ब्रॉडकास्ट तो है ही वही चीज जो मैंने आपको बताया कि आपका डिजिटल मार्केटिंग विल बी टेकन केयर फ्रॉम हेयर। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम छोटी सी क्विक चीजें देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट और इसकी स्पीड का बात यह है कि एक बार जब आप लोड कर लेते हो, बस लोडिंग टाइम में एक सारे एपीआई से ये पुल कर लेता है डेटा, फिर ये सेशन कैश में पड़ा रहता है। आप जब काम कर रहे होते हो तो फास्ट रहता है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड फास्ट है। नाउ अब यहाँ पे हमने कोई चीज की और क्लाइंट सर्च किया। अभी मैं एग्जांपल करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया है, और सेकेंड आपका एवरेज एज। देखिए क्या दिखा रहा है, आपके पार्टी का एवरेज एज 51 साल है। मतलब टोटल क्लाइंट जो आप मैनेज कर रहे हो उसमें डैश को ये छोड़ देता है और 51 साल दिखा रहा है। हमने यहाँ पे बोला अच्छा एक माथुर जी का जरा दिखाओ, एक मैं हायर एज का देखता हूँ, माथुर 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 में हायर एज देख लेता हूँ। हाँ जैसे एक कुसमांगनी माथुर है, मान लो इन्हीं का उठा लेते हैं। तो 70 प्लस एज है, और 70 प्लस एज का जो सिचुएशन होना चाहिए था मॉडरेट होना चाहिए था, यहाँ पे एग्रेसिव है। इसका मतलब आपने इसको ठीक नहीं रखा है, पहले तो गैप है और आपके सिस्टम से। खैर ये कहाँ अलार्म देगा, इसको कहते हैं हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में कुसमांगनी माथुर जी का जो हेल्थ चेक है, इनमें अनसुटेबिलिटी के नाम पे 4 स्कीमें दिखा रहा है, 4 स्कीमें, यानी 4 ऐसी स्कीमें जो अनसुटेबल हैं। टोटल इनका जो नंबर ऑफ स्कीम का वेटेज है 10 में से 2 स्कोर है, क्योंकि काफी ज्यादा है, मतलब इसके हिसाब से इतनी स्कीम नहीं होनी चाहिए। और क्राइटेरिया ये लगाया हुआ है कि जिसका 10 से 15 स्कीम है उसको इतना वेटेज दो, जिसके पास 15 से ज्यादा स्कीम है उसको ये वेटेज दो। उम्र 77 साल, अगर इनका कल डेथ हुआ तो नॉमिनेशन में तो बैंड बच जाएगी आपकी, इतना आपने फैला रखा है। बट लॉजिक ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बट सेबी हमसे ये कहती है कि ये सब क्राइटेरियाज है। तो जो क्राइटेरिया ऑफ गुड सेल एंड बैड सेल है वो यही है, एक बूढ़े आदमी को आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स में डाइवर्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसलिए आपको देखना होता है। तो यहाँ पे स्कोर दे दिया। दूसरा कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ स्कीम कैसा है, तो कह रहा है वहां भी बहुत खराब स्कोर है, आपने थोड़े 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 सब में बांट दिए हैं। मतलब क्या जरूरी है, तो ओवरलैपिंग आ रही है स्कीम में, एक जैसे स्कीम काफी बिके होंगे, तो कह रहा है कि ये खराब है। हाइब्रिड में इनको जितना होना चाहिए था एज के हिसाब से 16.9% का शॉर्टफॉल है, थोड़ा और हाइब्रिड इनका बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना चाहिए। और बाकी सब ठीक है। सिंस इंसेप्शन सीएजीआर जरूरत से ज्यादा आ रही है, तो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर है, ये आपकी स्कोरिंग रूल है। ये अब देखिए, आप इनका अभी के अभी कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अभी के अभी इनको कुछ प्रपोजल भेजूं, और वो प्रपोजल भाई अविनेश भाई कंप्लायंस बेसिस पे चला जाए, तो यहाँ पे आपको जो जो स्कीम हटानी है आपको ये हटाना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि बुक प्रॉफिट, ऐड मोर, इमीडिएट एग्जिट। आपने कहा इमीडिएट एग्जिट कर लो इससे। और ये तो जो आपकी सजेशन शीट है, जब यहाँ दबाया और ये है आपका ईमेल और ये है आपका व्हाट्सएप, आपको दोनों में आपका प्रपोज चेंजेस के साथ एक पीडीएफ बन के खट से उसको चली जाती है, और आपको भी एक सीसी मेल आ जाता है। जब आप कॉन्फ़िगर्ड होंगे हमारे सिस्टम में तो चला जाएगा। सो दिस पोर्टफोलियो हेल्थ चेक इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जो आपका सारा कंप्लायंस बैकएंड पे ले लेता है। इसका मॉनिटर इस वक्त मैं हूं। मुझसे जो बताएगा कि अविनेश भाई मुझे ये गलत लग रहा है, तो मैं उसको लॉजिकल प्रूफ कर सकता हूं। और अगर लॉजिकली किसी का पर्सनलाइज्ड है, अगर कोई कहता नहीं मेरा तो ये रूल है, मेरा वो रूल है, मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि भाई पर्सनलाइज आपका रूल हो कहां से सकता है, जब एक ही कॉमन क्राइटेरिया है मिस सेलिंग का, एक ही लॉजिक है जो सेबी की तरफ से एमफी को दिया गया है, तो आपका कौन सा पर्सनलाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो मानने वाला तो नहीं हूं। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपना खुद का एप्लीकेशन, ये फिंसिस नियो की जगह अपना XYZ बनवाना चाहते हो, तो हमको बताना, हम बना देंगे और आपका क्राइटेरिया उसमें आपके हिसाब से डाल देंगे। बट ये तो भाई कॉमन है, और जो कॉमन है उसकी मैं लॉजिक दे सकता हूँ, चेंजेस नहीं कर सकता। फिलहाल अब आ जाते हैं कि इसके बाद अगला क्या है। अगला ये है कि मान लो इनकी पोर्टफोलियो है, तो ये टिक आ गया कि केवाईसी हो गया, ट्रेडिंग आईडी हो गया, ओटीएम अभी शायद एनएससी का डाउन चल रहा है तो इसलिए टिक नहीं किया है, बट ओटीएम भी इनका होगा तो यहाँ दिखा देगा। पोर्टफोलियो में ये सब चीजें दिखा रहा है, क्या क्या है उनके पास, जो है उनमें किसी में परचेज करना चाहते हो, परचेज में कितना करना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो, जो आपको करने का मन हो आप यहाँ से आगे जा सकते हो।
जैसे आपने आगे गए, यहाँ कार्ट में ऐड हो गया, कार्ट में चले गए, कार्ट में आपने जो जो किया उनकी फोलियोज लोड हो गए पहले से, नया फोलियो बनाना चाहते हो नया बना लो, पुराने फोलियो से पुराने ले लो, और जो आपने यहाँ पे चीजें देखा और लेट मी टॉक अबाउट इट। ये जो पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट है वो आपको सामने आ जाता है कि आपका स्नैपशॉट है। उसके बाद आपका डिटेल्स आ जाता है, सारी पोर्टफोलियो का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। कोई भी पोर्टफोलियो देख रहे हो और कोई फोलियो देख रहे हो, ये फोलियो आपको लगता है कि इनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजना है, ऐसे 4 चीजें हम भेज सकते हैं। कैपिटल समरी, पोर्टफोलियो लॉस अकाउंट, जो जो आप फिंसिस में यूज करते थे वो सारे चीज भेज सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ जो खुलता है वो फिंसिस का ही खुलता है। तो जो उनका एसओए खुलेगा वो आपके फिंसिस सॉफ्टवेयर में जो एग्जिस्टिंग एसओए का तरीका है, देखिए ये खुल गया यहीं पे। आप इसको पीडीएफ उतार के यहीं से रख लो, या फिर आप इसको भेजना चाहते हो तो आप भेज दो। तो अकॉर्डिंगली इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रीव्यू ले सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, सब में इनका लिंक बन जाता है। जैसे ईमेल है, ईमेल यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया, उस ड्राफ्टिंग के हिसाब से इसके अंदर चीजें सब जुड़ गई, आप अपना सेंड मेल करके इनको भेज दीजिए। ठीक है, अपना सेंडर नेम बदलना चाहते हो, कभी मान लो आपको नहीं चाहिए वो जो मेरे हेड ऑफिस से पिक्ड है, तो वो चेंज हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स आर मूविंग। कोई नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता है, यहाँ से नया क्रिएट भी कर सकता है, वो सब तो यहाँ कर ही सकता है। प्रोफाइल आप क्लाइंट का देखना चाहते हो, वो देख लो कि इस क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है, कैसे है, कहाँ से ये आया हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली सब चीजें डिटेल्स मिल जाएंगी। आप एडिट कर सकते हो, मतलब फुल कंट्रोल आपके पास क्लाइंट का है। और इसके बाद हमारे पास क्लाइंट के ही अंदर 2 तरह के क्लाइंट हैं। एक वो क्लाइंट हैं जो पहले से मतलब हैं, और एक रिसेंटली एडेड। रिसेंटली एडेड इसलिए है कि बहुत सारे रिसेंटली एडेड, जैसे मान लीजिए आज सुबह मेरे यहाँ कोई आए थे चंचल कुमार सिंह, हमने उनको ऐड कर दिया तो क्लाइंट बन गए, लेकिन अभी इनका बहुत सारा काम बचा है। तो यहाँ पे पीछे दिखते रहेंगे, गलती से मिस नहीं हो जाएंगे। तो अब आप इनका काम क्या क्या करना है भाई, इनका अभी ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, केवाईसी ओके है, अभी केवाईसी चेक ओके, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना है, ओटीएम बनाना है। तो ये सब बनाने के लिए अब यहाँ से एक्शन शुरू होगा। जिसका एनएससी होगा एनएससी से, जिसका बीएससी होगा बीएससी से। फिलहाल ये लॉन्च एनएससी की है, तो जिसका जिसका एनएससी एक्टिव है उन सब के लिए सब यहीं पे क्रिएटिंग अकाउंट, ये सब मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं अभी एक करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये ओवरव्यू आपको मिल गया क्लाइंट का। क्लाइंट यहाँ से भी नया बना सकते हो, और जहां से मैंने दिखाया उस रूट से ही बना सकते हो। मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 इज योर ड्यू डिलिजेंस ब्रोकरेज। तो लेट्स सी अबाउट द मॉड्यूल 2। ब्रोकरेज में बहुत सारी चीज हो सकती है, हम ब्रोकरेज को ट्रैक कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगा सकते हैं कि क्या ब्रोकरेज किसकी बनी, मेरी टोटल ब्रोकरेज क्या बनी, मेरा ब्रोकरेज किससे ज्यादा बना, किससे कम बना, किस कंपनी में मुझे ज्यादा मिल रहा है, और मेरी वेटेज क्या है। इसकी जितनी एनालिटिक्स हैं वो मैंने रिपोर्ट्स में दी हुई हैं। तो रिपोर्ट्स इज योर एनालिटिक्स पार्ट, वहां आपको अलग अलग एनालिसिस आपकी मिलेगी, ब्रोकरेज एनालिसिस, एगवेम एनालिसिस, क्लाइंट एनालिसिस, डीडीक्यू एनालिसिस। फिलहाल ये ब्राउजिंग एरिया है। तो आपका रिसीव्ड ये है, और आपको पेबल किसको कितना देना है। अगर आप हेड ऑफिस हो तो रिसीव्ड एंड पेबल आएगा, अगर आप एजेंट हैं तो रिसीवेबल एंड पेबल आएगा, ये वर्ड बदल जाएगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रेट्स होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें यील्ड। यील्ड का मतलब है कि आपका जो यील्ड क्या बैठ रहा है। अगर आपका 200 करोड़ का ईवीएम है और आपको XYZ आ रहा है, तो कितना परसेंटेज का यील्ड बैठ रहा है, 0.75, 0.90 या 1.10। आपको अपना यील्ड जरूर देखते रहना पड़ता है कि आप किस रेट पे धंधा कर रहे हो, आपका यील्ड क्या है। तो वो टोटल यील्ड यहाँ पे आ जाता है। नाउ ये कब आ रहा है, ये रिपोर्ट आ कहां से रहा है दोस्तों, ये आ रहा है फिंसिस सॉफ्टवेयर से। फिंसिस सॉफ्टवेयर में अगर आपका ब्रोकरेज नहीं डला हुआ है और सब ब्रोकर्स नहीं बने हुए हैं, तो ब्रोकरेज तो आ जाएगा, सब ब्रोकर वाइज नहीं आएगा, आप बांट नहीं सकते, आप पेबल नहीं दिखा सकते हो। तो आपको वहां फिंसिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने आना चाहिए। जिन जिन को फिंसिस सॉफ्टवेयर में नहीं आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मैनेज करना, वो पूछ लें, समझ लें, ट्रेनिंग ले लें, और फिर ये ऐप को मजेदार तरीके से अपने एजेंटों को दे दें। जिस एजेंट को दे देंगे वो एजेंट अपना देखेगा, उसको वहां रिसीवेबल दिख रहा होगा, और आराम से अपनी चालान प्रेजेंट करके अपना पैसा ले लेगा आपसे। ठीक है, मुझे कोई बोलेगा कि अविनाश भाई मुझे इसमें रेजर पे डाल दो ताकि वो पेमेंट भी मैं यहीं से कर दूं, तो भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने का कोई शौक तो है नहीं मेरा, लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे चाहिए तो आप मुझे बताओगे, सिस्टम और लोगों का डिमांड आएगा। तो अगर ये इतनी बड़ी बात है कि पेमेंट भी आप यहीं से करना चाहते हो सब ब्रोकर्स को, तो फिर बताइएगा, मैं देखूंगा कोई रेजर पे या किसी तरह के पेमेंट यूटिलिटी से टाइप करूंगा, बट फिलहाल नहीं है। नाउ रिकंसिलिएशन इज समथिंग व्हिच आई हैव नॉट स्टार्टेड। मैच एंड वेरीफाई ब्रोकरेज, इसका एक बहुत बड़ा डिमांड लोगों का आता है। वो कहते हैं मुझे जो रेट बताया गया है और जो रेट आया है
तो बहुत सिंपल है, मैं इसमें करने यही वाला हूं कि मैं आपका एक रेट कार्ड का यहाँ पे लिंक खोल दूंगा गूगल ड्राइव से। आपको गूगल ड्राइव में अपना रेट अपडेट कर देना है। जिसका जो गूगल ड्राइव होगा उसमें बस मैं आप लोग को एक की आईडी बताऊंगा, वो की आईडी से अपना फाइल का नाम डाल दीजिएगा। तो जब आप खोलेंगे तो आपको अपना दिख जाएगा, दूसरा खोलेगा उसको दिख जाएगा। उसमें जो रेट कार्ड अपडेट करने का काम आपका, रिकंसाइल करने का काम मेरा। तो रेट कार्ड हम गूगल ड्राइव वाली अभी आपको अगले मैसेज में जब जाएगा, जो खरीदते जाएंगे उनको ट्रेनिंग के दौरान कर दिया जाएगा। चैनल का नाम यह है कि चैनल कितने हैं, कुछ जैसे यहाँ दिखा रहा है 3 रीजनल ऑफिस, 1 ब्रांच ऑफिस, 9 रिलेशनशिप मैनेजर की, क्लाइंट, चैनल, ब्रोकरेज, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में जो आपकी मेन मुद्दा होता है वो होता है कि रिस्क प्रोफाइल, मेरे कितने क्लाइंट का क्या रिस्क प्रोफाइल है, कहाँ शॉर्टफॉल है, कहाँ गलत है। गलत मतलब एज क्राइटेरिया से क्या गलत है, और कौन सी चीज आपको सही करनी चाहिए। आप यहीं बैठे रिस्क प्रोफाइल बना लो। मेरे से जो लोग इस बात से नहीं तर्क रखते हैं कि नहीं एज प्रोफाइल्स पे ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो वो लोग फिर थोड़ा सा वेट करें, मैं फिर कस्टमाइज दे दूंगा। बट मैंने अपने सारे नॉलेज रिसोर्स के मदद से ये समझा कि, और सेबी से कंफर्म भी किया, सभी जगह से देखा, तो हमें ये पता लगा रेगुलेटर कहता है कि देयर इज नो नीड टू सबमिट द क्वेश्चन। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि तुमने उनको जो क्राइटेरिया में रखा है, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, वो जानते हैं कि नहीं, और तुम उनको उस क्राइटेरिया का डेफिनेशन शेयर करते हो कि नहीं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अगर मैंने आपको कह दिया सर आप मेरे यहाँ के एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अब मैंने तो कह दिया, लेकिन एग्रेसिव का मीनिंग मेरे लिए है कि मैं आपको सोना चांदी खरीदवाऊंगा और नहीं खरीदवाऊंगा शेयर म्यूचुअल फंड। तो ये मुझे पता होना चाहिए आपको ना, वरना खाली एग्रेसिव बता देने से मेरा क्या काम हो जाएगा। सो डिफाइनिंग द रिस्क कैटेगरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग द रिस्क कैटेगरी। ऐसा थोड़ी है कि मॉडरेट का मतलब सब लोग जानते हो, या मॉडरेट का मतलब कोई कहीं किताब में छपा हुआ है, कहीं नहीं छपा हुआ है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि व्हाट इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब मोटा मोटी इंग्लिश मीनिंग है, लेकिन फाइनेंशियल मीनिंग क्या है। तो सेबी कहती है कि आप रिस्क प्रोफाइल में चाहे जो नाम रखो, आप कह दो काला गोरा फलाना, लंबा छोटा फलाना, लेकिन जो भी कैटेगरी है वो आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। सवाल से मुझे कोई मतलब नहीं आपने क्या पूछा। दूसरा, हमारे को अनसुटेबल फोलियोज अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल जरूर पता होना चाहिए कि जो मैंने रिस्क प्रोफाइल रखी है और उसका जो क्राइटेरिया रखा है कि मैं इस रिस्क प्रोफाइल वाले को ये नहीं दूंगा और इस रिस्क प्रोफाइल वाले के साथ ये नहीं करूंगा, वो क्राइटेरिया जो भी आपने बोला है वो डिटेक्ट हो जाए। और यूसीसी मतलब आपने किसी के साथ यूसीसी खोली है तो वो उसका पता होना चाहिए, उसका नैश क्या है, फलाना क्या है, क्योंकि बहुत रिस्की चीज है। अगर किसी ने आपको 5 लाख रुपए की ओटीएम दे रखी है, उस ओटीएम का गलत इस्तेमाल ना हो तो ये जिम्मेवारी हमारी होती है। तो हमें देखना होता है कि ओटीएम सही से रखा है, उसका डेट क्या है, कब तक की वैलिडिटी है, एनएससी के साथ उसका कोई इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे उसकी डिटेल चाहिए। फीडबैक, मैं कई सेशन में आप लोग कह चुका हूं, फीडबैक रामबाण है। हमें अगर किसी भी पुराने डिस्प्यूट से खत्म बचना है क्लाइंट के तरफ से, तो भाई साहब अभी ये दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम 1 लाख 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ पे जब चले जाएंगे, अभी 60-80 में घूम रहे, तो क्या होगा कि ये लोगों का केस करने का सिलसिला बढ़ जाएगा, नेगेटिव सेलर बढ़ जाएंगे। एक वकील ने अभी केस जीता है, एक वकील ने, और उस इतना घूम रहा है वो, बॉम्बे दिल्ली घूम घूम के कह रहा है। अगर उसने वेबसाइट खोल दी है उसके ग्रुप ने, क्या आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किसी डिस्प्यूट में फंसे हैं, क्या आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फलाना शिकायत है, आइए हम दिलाएंगे आपको फुल कंपनसेशन, तो वो वकील तो पकड़ लेगा। तो बहुत सारे डिस्प्यूटेबल चीजें हम करते हैं। तो कुल मिला के फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक अगर किसी ने दे दिया आपको कि मेरा सब कुछ सही है, यहां तक मैं एकदम हैप्पी हूं, तो कभी भी उसका केस इंटरटेन नहीं होगा लीगली दोस्तों। उसने अपने हाथों से लिख दिया कि मेरा पुराना छड्डी बड्डी सब कहानी खत्म। तो वो जब आपका कहानी खत्म तो फिर कहानी खत्म। तो फीडबैक अगर आपके 100% यानी ग्रुप हेड के तो आ ही जाए, क्लाइंट के भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप हेड ने फीडबैक दे दी कि मैं खुश हूं तो उसके सारे मेंबर का माना जाएगा, ये मत सोचिए। उसका मेंबर कल को खड़ा होकर कहीं केस ठोक सकता है कि पापा ने दे दिया, खुश है, मैं तो नहीं था, मुझे तो शिकायत है इनसे, इन्होंने मेरा नॉमिनेशन गलत कर दिया, इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की, इन्होंने मुझे झूठ बोल के स्कीम बेचा, इन्होंने बोला था गारंटीड है, गारंटीड नहीं है, इन्होंने नहीं बताया था कमीशन कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई साहब फीडबैक तो आपको लेनी है सभी से, 18 साल के ऊपर के जितने लोग हैं, जो भी अंडर गार्जियन है उसको छोड़ के सभी के लेनी है। कंप्लेन का रजिस्टर
जो मैंने अभी अभी शुरुआत में आपको DDQ में बताया कि आपके कंप्लेंट का रजिस्टर होना चाहिए फुल लिस्ट, ARN कब कब एक्सपायर हो रहे हैं सारे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और EOIN कब कब एक्सपायर हो रहे हैं जो भी आपके लिस्ट में है। तो दोस्तों DDQ का ये पूरा मसला यहाँ पे सॉल्व है, प्लेटफॉर्म सॉल्व है, ब्रॉडकास्ट सॉल्व है। अब हम करने क्या वाले हैं, हम आपको लाइव कुछ ट्रांजेक्शन्स और चीजों को दिखाते हैं। इस बीच स्क्रीनर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगी, इसका भी मैं लाइव दिखाऊंगा। और टूल्स के नाम पे हम अभी कुछ कैलकुलेटर्स, कुछ चीजें डाल रहे हैं। लर्निंग की मेरी एकेडमी, जितनी भी हमारी वीडियोस और टूल्स और क्लासेस हैं वो यहाँ पे डाल दूंगा। आपका अपना कोई क्लास है जो आप चलाना चाहते हो अपने सब ब्रोकर के लिए, तो आप यहाँ पे लर्निंग को हमसे बता सकते हो, हम आइडेंटिफाई करके आपका खुद का लर्निंग बना सकते हैं। तो आपके जितने भी सब ब्रोकर और सब एसेट्स यूज करेंगे ये ऐप को, वो आपकी लर्निंग एकेडमी में जो डालोगे वही मिलेगा, जो और कैंपेन भी जो आप डालोगे। तो ये आपका टूल्स, आपका कंट्रोल एरिया है, आपको जो कंट्रोल करना है, जैसा डालना है। आप डालना चाहते हो एक SIP का मेलर ताकि वो सब लोग यूज कर पाए, आपके सब ब्रोकर, स्टाफ वगैरह, तो आप बना दो, बट ये कस्टमाइज्ड है, इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से चलता है। रिपोर्ट्स, जैसे मैंने कहा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जो रेडीमेड PDF है, जो आप सीधे उठा के PDF भेज दो, जो मैंने अभी दिखाया SOA भेजने का तरीका, वैसे ये सब भी है। और कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग बनाएंगे और सिस्टम में लाएंगे। सेटिंग्स के अंदर इसी तरह आप अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सेटअप में, लेकिन फिर भी जो जो चीज है सेटअप में कुछ ऐसी हैं, जैसे हम लोग Zoho CRM वगैरह में देखते हैं, आप प्रोफाइल सेट करो, चैनल सेट करो, पिक्चर गैलरीज, जो पिक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको टेम्पलेट बनाने में काम हो वो डाल लो। ऑटोमेशन में वर्क ऑटोमेशन कुछ रहेगी जो शेड्यूल कर लो। तो ये सब चीजें भी इसकी एक नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। ये उन्हीं के लिए ट्रू है सेटिंग्स जो Zoho यूज करते हैं, क्योंकि ये Zoho के API से इंटीग्रेट होगा। जो लोग नॉन Zoho यूजर्स हैं उनके लिए ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा ये सेटिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वही दे रहे हैं। बट उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको क्लाइंट ऐप का एक नमूना जो अब फिनसिस ने अचीव किया। उसने किसी बड़े क्लाइंट्स के लिए और 4-5 लोगों के लिए बनाया, विच इज रनिंग सो सक्सेसफुल, सो गुड, दे आर एंजॉयिंग इट। तो पहला झलक तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, और उसके तुरंत बाद आपको ये दिखाना चाहता हूं। बट जिस ऐप का अभी मैं नमूना आपको दिखाने जा रहा हूं, ये क्लाइंट ऐप बनता फिनसिस के ही पूरे सिस्टम से है, मगर मोटा मोटी करीब करीब 7 to 8 लाख का खर्चा आ जाता है वन टाइम बनाने में, डिजाइन करने में। बट अदरवाइज आपको ये क्लाइंट ऐप तो मैं दिखा ही रहा हूं। नाउ लेट मी शो दिस एंड तो ये नमूना है, जरूरी नहीं है कि आपका ऐप ऐसा ही हो और आप ऐसे ही चलाएं। मैं तो एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जब फिनसिस नियो में अपने क्लाइंट को ब्राउज करोगे तो क्लाइंट के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो लाइव कैसे दिखती है और कैसा होता है। तो एक तो आप न्यू क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो वहां भी, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल डाला, OTP डाला, क्लाइंट क्रिएट हो जाता है 2 मिनट में। KYC होगा, KYC चेक होगा, और ये होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक नंबर हम लेते हैं जो किसी का ना हो यहाँ पे, और पहले से मेरे पास तो कोई एक नंबर कोई देगा न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए, ट्रायल के लिए कोई नंबर तुम में से कोई दो, मानसी या किसी का नंबर। नहीं, अब्दुत का है, कोई और दो जिसका नंबर ना हो। 7905689463। चलो मैं एक ट्रायल नंबर लेता हूँ। अगर ये क्लाइंट हुआ भी तो दिखा देगा कि ये ऑलरेडी क्लाइंट है, और क्योंकि ये फिनसिस के ही डेटाबेस को यूज कर रहा है। 8731 मैंने OTP डाला। सो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स, तो ये क्लाइंट आया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले उसे कहता है कि आइडेंटिटी अपना वेरीफाई करो। मैं मान लेता हूँ कि रोहित का ही दे दो, या किसका, नहीं किसका दोगे, किसी दो, अमृता पेन दो। DU FP G3 63 2C। तो इन्होंने पेन दिया, मैंने पेन डाला। तो इसने पेन वेरीफाई कर लिया, और यहाँ से हम डिटेल भरने लगे। और से एग्जांपल नाम भरा तुमने अमृता, खाली अमृता लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ कुछ 2004। ठीक है, चलिए। और एक ईमेल एड्रेस मैंने test@gmail.com कर दिया।
और इनको हम यहाँ पे ले आए। ठीक, अब देखिए इनका रिस्क प्रोफाइल इमीडिएटली अपडेट कर दिया इसने। क्या कर दिया, रिस्क प्रोफाइल ऑन द बेसिस ऑफ द एज एंड डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया, उससे ये तुरंत के तुरंत उनको डाल दिया वेरी एग्रेसिव में। और ऑप्शन आपके पास बोल रहा है कंप्लीट करो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम कंप्लीट करने लगे और इसका अकाउंट क्रिएशन करना शुरू किया। चेक किया तो इसने केवाईसी ओके आ गया अमृता का, क्योंकि इस पैन पे केवाईसी ओके था इसका और ऑलरेडी डन था। तो इसलिए अब उसको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कह रहा है क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखा है एनएससी पावर्ड अकाउंट। तो अब जो भी आप फॉर्म भर रहे हो ये सब एनएससी का अकाउंट है। अगर वो नहीं होता तो पहले वो उन चीजों पे बात करता। तो प्रीफिल इसकी जो चीजें हैं यहाँ पे मैं डाल के चल रहा हूँ कि ये है। इसका पैन यहाँ से खुद ही उठा लिया और कह रहा है आप बदल नहीं सकते। डेट ऑफ बर्थ उठा लिया, जेंडर मैंने इसकी फीमेल ले ली, ऑक्यूपेशन ले लिया, और प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर सर्विस। एडिशनल इनकम मैंने कुछ भी एक स्लैब डाल दी, और अल्टीमेटली सोर्स ऑफ वेल्थ हमने सैलरी कर दिया। नेटवर्थ इसके लिए जरूरी नहीं है कंपलसरी। प्लेस ऑफ बर्थ इनसे पूछा क्या डाल दूं, लखनऊ, लखनऊ डाल दिया, और इंडिया डाल दिया। मदर्स मिडिल नेम बता दीजिए, रेनू गुप्ता डाल दिया। और आर यू नो, पीपी नो, आई एम नॉट इन। इन्होंने बोला सेविंग अकाउंट, एक नंबर इनका डाल देते हैं। अगर ये कोई पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं है तो मैं एक मिनट शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ बस। 000628 मैंने डाल दिया और मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने पे आईसीआईसी बैंक इसने वेरीफाई कर लिया और हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए। लास्ट हमारा टेस्ट ये वो फलाना फलाना फलाना, सिटी लखनऊ, पिन कोड 226001, सेलेक्ट स्टेट उत्तर प्रदेश ले लिया। और हमने, आप देख रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग इतना सीमलेस, इतना बढ़िया है, सब कुछ इजी ट्रांजेक्शन है, सब एनएससी बैक्ड है। तो मुझे यहाँ पे नॉमिनी, हमने नॉमिनी में दे दिया, मदर का नाम बताया, रेनू बोला, रेनू गुप्ता डाल दिया इन्होंने, और रिलेशनशिप में मदर डाल दी। और फिर इन्होंने अपना नॉमिनी का पैन या कुछ भी डालना जरूरी होता है, 4 डिजिट का मतलब होना चाहिए, मतलब लास्ट 4 डिजिट डालना है बस मुझे, आइडेंटिफायर के आईडी की तरह। तो लास्ट 4 डिजिट कुछ भी बता देते हैं हम लोग, 4865 डाल देते हैं। और इस तरह एक नॉमिनी है। और सेशन एज एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग, अच्छा तो मे भी हो सकता है कि सेशन एक्सपायरी हो गया। एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, होम पे जाते हैं। और तो इस तरह से इनको क्रिएट करते हैं। अभी क्रिएशन को छोड़ते हैं, हम पहले इस पे आते हैं कि हम एक ऑलरेडी हैं। तो मैं पहले एक और ऑलरेडी आ जाता हूँ। अब मान लीजिए क्या है तेरा यूजर नेम? हाँ, 123456 भी है। तो जो क्लाइंट आपके हैं ऑलरेडी, जब आप उनको अपना चाहे आप फिंसिस नियो में मैनेज कर रहे हो तो देखा होगा यही यही शीट आपको फिंसिस नियो में खुलती है। वहां भी आपको क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो और चीजें मिलता है। वहां भी आप कार्ड बना सकते हो, यहाँ भी सब बना सकते हो। तो लेट्स सी दैट, मान लो यही कार्ड है, वहां भी आपने देखा था, आपको मैं फिंसिस नियो में आपके हर क्लाइंट के नीचे पोर्टफोलियो में दे रहा था। जैसे कि इनको मिला, प्लस साइन किया, इन्होंने बोला मुझे 5000 खरीदना है। तो अगर सबसे मजेदार चीज क्या है कि ये जो खरीदना वाला काम है, जो अभी तक हम लोग को लिंक से करना पड़ता था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो इसमें से एक ही, दो एचडीएफसी है, मैं एक हटा देता हूँ, एक एक लेके चलता हूँ, और 5000 रुपए का इनका परचेज करते हैं। तो जब आप परचेज करते हो तो ये जो यहाँ पे डिटेल्स आईडी की जितनी भी है मैप्ड वो दिखाता है। जब ट्रांजेक्शन का बारी आता है तो ये ऑथराइजेशन खुल जाता है। एनएससी का अपना एपीआई डाउन नहीं है। एनएससी ने जो फिंसिस को एपीआई दिया हुआ है, आज वो दोपहर से अनफॉर्चुनेटली सर्वर इश्यू में डाउन है, तो लेट इट ओपन। तो आप लोग ट्रायल देख लीजिएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर लेने जा रहा हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको ये समझाना चाहता था कि एवरीथिंग इन ऐप है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। अभी वहीं पे ऑथराइजेशन लिंक खुल जाता, आपको लिंक अप्रूव करना था और चीजें डन होनी थी। ठीक है। स्क्रीनर के बारे में अगर कहूं तो स्क्रीनर हमारा इस बार का बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। जिसमें सबसे पहले इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है। लेकिन अगर हम पहले इक्विटी में आते हैं तो एक है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग किसी भी कंप्लायंस के हिसाब से गलत नहीं, आप किसी को राय नहीं दे रहे हो, आपने बस ट्रेंडिंग ऊपर में खोल दी है। अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे मैं ये स्कीमें नहीं बेचता हूं, तो मुझे बस उस एएमसी की आईडी और वो बताना है आपको, तो आपके केस में वो एएमसी आईडीज नहीं खुलेंगे।
जो जो एएमसी आप नहीं बेचते हो तो मुझे वो लिस्ट आपको बताना पड़ेगा अपने आरएम को कि मैं ये नहीं बेचता हूं, मुझे मत दिखाओ। बाकी ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई हाथ से कुछ किया नहीं गया। मान लो बंधन मल्टीफैक्टर है या डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज है, अब आपको ये तो पता चली गया ना कि ये ट्रेंडिंग है, अब आपको लेना नहीं लेना वो तो ग्राहक जाने। बट जब हम इसकी रिसर्च करते हैं तो ये पेज, चूंकि हम लोग के पास फैक्ट शीट नहीं दे सकते हैं, फैक्ट शीट मतलब हम स्कीम का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, अंदर की उसकी रिसर्च नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लीगली प्रेजेंटेशन के लिए उसको अलाउड नहीं है अभी, जब तक कि आप एपीआई लेके मॉर्निंग स्टार से अप्रूव ना कराओ किसी एमसी से। ये बात समझ लीजिए, जैसे आपने मॉर्निंग स्टार से लिया, वैल्यू रिसर्च से लिया, जो भी आप उसका सालाना खर्चा देते हो, मॉर्निंग स्टार करीब 5 लाख रुपए लेता है साल का, तो आप उस तरह की कंपनी से जो एपीआई लेते हो तब आता है आपके फैक्ट शीट के अंदर वेटेज ऑफ द थिंग। और ऐसे जो आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनियां दिखा देती हैं जिसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो वो दैट इज नॉट अलाउड। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं नहीं हूँ रिसर्च कंपनी। तो आपको जिस रिसर्च कंपनी का लाइसेंस चाहिए, वरना डेटा में अगर मैंने आज गलत दिखा दिया और किसी ने केस ठोक दिया तो क्या करूंगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो कंपोजिशन के लिए यू हैव टू हैव अ बोनाफाइड एपीआई। बट एनीवे, चलिए अभी हम फिलहाल आते हैं जो हम दिखा सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं, हम 1 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ दिखा रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल, 3 सेक्शन है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें और 1 साल की बात करें तो ये दिख रहा है आपका ट्रेंड क्या है। हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो दिख रहा है ट्रेंड क्या है और कैसे ये चल रहा है। व्हाट इफ कैलकुलेटर है कि अगर इसमें एसआईपी होता तो कितना होता, अगर इसमें लमसम और एसआईपी दोनों होता तो क्या होता। तो 4 व्हाट इफ कैलकुलेटर है, 1 2 3 4, चारों दिख रहा है कि इसमें से एसडब्ल्यूपी निकाल रहा होता तो क्या होता, इसमें से फलाना कर रहा होता तो क्या होता। ये स्कीम को यहीं पे बना के किसी क्लाइंट को कार्ट में ऐड कर दीजिए और काम कर लीजिए। इसी तरह अगर आप किसी चीज के स्मॉल कैप में हो, मान लो आपको आज के दिन में कोई स्मॉल कैप देखना है, मान लो क्वांट देखना है या क्वांटम देखना है, आप इसकी मूवमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसकी मूवमेंट देख लीजिए किस तरह की मूवमेंट है। आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में देख लीजिए। ऑल में देखना चाहते हैं, ऑल में देख लीजिए। आपका सीएजीआर क्या है, लेफ्ट राइट क्या है, स्टार्ट एंड क्या है। और व्हाट इफ कैलकुलेटर बहुत काम की चीज है जिसके लिए दुनिया इधर उधर भागती है। जैसे कि आपको मान लो ये देखना है कि मैं एक जगह पे एसडब्ल्यूपी करूं और कर रहा होता और मेरा फंड होता से हाइब्रिड, और हाइब्रिड में बैलेंस एडवांटेज, बैलेंस एडवांटेज आईसीआईसीआई। अब आईसीआईसीआई के बैलेंस एडवांटेज में आपको किसी क्लाइंट को तुरंत प्रेजेंटेशन देनी है तो जो फिंसिस नियो है उसमें आप तुरंत यहीं से पीडीएफ भेज सकते हैं, बना बनाया, सेंड टू पीडीएफ। तो जो आपने उसके लिए एनालाइज किया कि भाई अगर मान लो तुम मेरे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 10 साल पहले तुम मेरे व्हाट इफ कैलकुलेटर में चले जाओ और कहो कि मेरी जो लमसम अमाउंट है जो मैं एक साथ लगाता वो 1 करोड़ लगाता, 1 0 0 100 1 2 और लाख के लिए 1 2 3, ठीक है, ये आप लगाते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं जो मेरी मंथली एसआईपी है वो 0 होती, तो मंथली एसआईपी को हम 0 कर देते हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं कि एसडब्ल्यूपी 1 करोड़ पे मैं 65,000 रुपये ले रहा होता, 1 करोड़ पे 65,000 रुपया हर महीने ले रहा होता, तो मैं लगा लेता हूं, मैं 65,000 ले रहा होता और पीरियड रहती मेरी 10 ईयर्स। तो व्हाट इफ कैलकुलेटर बता रहा है कि आप अगर ऐसा करते तो करंट वैल्यू 1 करोड़ की होती आपकी 3 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आप विड्रॉल कर रहे होते तो करंट वैल्यू टोटल 78 लाख आप निकाल चुके होते और आपका रिमेनिंग 1 करोड़ 59 लाख बच जाता, 1 करोड़ का। तो देखिए कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक बार में 4 चीज देने वाला बहुत कम कैलकुलेटर है जो एक ग्लैंस पे आपको चारों शीट दे देता है। आप चारों प्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसमें से ये भी आप लगाना चाहते थे कि अच्छा अगर मैं 2000 की एसआईपी कर रहा होता तो क्या होता इसके अलावा। तो जो जो चीज आप यहाँ डालना चाहते हैं आप डालते जाइए, व्हाट इफ कैलकुलेटर आपका बदलता जाता है और वो आपको फुल प्रेजेंटेशन उस तरह से देता है कि केवल 2000 की एसआईपी चला रहे होते तो ये बनता 4 लाख इतना, अगर आप 1 करोड़ लमसम लगा के एसडब्ल्यूपी निकालते तो ये बनता, कॉम्बिनेशन चला जानना चाहते हो तो दोनों का कॉम्बो में ये बनता, ये वाला 3 करोड़ हो जाता। चलिए, तो ये जो चीजें और फीचर्स यहाँ पे हमने डाली हैं दोस्तों, ये आपको बहुत काम देगी, क्लाइंट इंटरेक्शन में बहुत काम देगी। सबके रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पे
और अब आ जाता हूँ स्ट्रेट अवे प्राइसिंग सिस्टम एंड ऑफर्स का Q&As पे और Q&As पे बटन दबाइए और टारगेट ट्रैकर ले लीजिए। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो ये सारे टारगेट का नाम है। इन्होंने कहा इब्राहिम कार, तो ये जो ग्रीन बटन है वो दिखा रहा है कितना कंप्लीट हुआ है, कितना उसका लेवल है। तो आप टारगेट ट्रैकर में क्लिक करके ये टारगेट देखिए, दिखा रहा है कि टारगेट कहाँ तक हुआ है। और इसको आप टारगेट को गोल स्टेज क्या है तो बता रहे हैं गोल स्टेज अभी यहीं पे पहुंची, अभी लंबा सफर है। देखिए किसी भी टारगेट के 3 स्टेज होते हैं, ट्रांजिशन और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। हमसे गलती क्या होती है, हम अपने क्लाइंटों को ना डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे भी एक्यूमुलेशन स्टेज वाली एलोकेशन दे रहे होते हैं। तो ये तीनों स्टेज की एलोकेशन बदलते रहेगी दोस्तों। यहाँ पे ज्यादा इक्विटी कम डेट, यहाँ पे आते आते ज्यादा डेट और कम इक्विटी, और या बैलेंस हाइब्रिड कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक सेटिंग है यहाँ पे, जैसे जैसे आपके गोल कंप्लीट होते जाएंगे। तो क्लाइंट को भी बहुत मजा आता है जब वो क्लाइंट को ये पीडीएफ मिलती है, ये डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टारगेट के डिटेल्स को अपने क्लाइंट को, और उसके सोशल मीडिया पे भी, उसके व्हाट्सएप पे भी। नाउ बता रहा है 92% अभी टाइम बचा हुआ है तेरे पास, 98% टारगेट बचा हुआ है। जब टाइम और टारगेट में कोई कमी हो तो आपको खुद समझ आ जाएगा, समय कम है टारगेट ज्यादा बचा हुआ है, या समय ज्यादा है टारगेट कम बचा हुआ है। ये सब आप देख सकते हो। रिक्वायर्ड कितनी एसआईपी है, मैप्ड कितनी एसआईपी है। 1900 की एसआईपी चाहिए, 1500 मैपिंग है भाई साहब, तो इसका मतलब 400 की तो पहली शॉर्टफॉल है। रिक्वायर्ड लमसम 1,23,000 है, मिस्ड लमसम 0 है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय कम है या नहीं है ये तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, और अकॉर्डिंगली इस चीज का प्रेजेंटेशन आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, अपने क्लाइंट के साथ भी। इसको एडिट कर सकते हो, टारगेट्स को चेंज कर सकते हो और नए नए चीजें बना सकते हो। तो ये सारे टारगेट एक साथ भी, फुल शीट फ्रंट पेज का शीट भेजना है वो भेज सकते हो। और जो लोग जोहो यूजर हैं उनको यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट का डिटेल मिलता है, आपके सारे काउंसलिंग और डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे अगर आपने किया। और अगर आप जोहो से इंटीग्रेटेड हो या कोई भी कैलेंडरली वगैरह का आपका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आपके सामने वो आ जाता है कि ये आपकी मीटिंग इतने बजे इतने फिक्स करना है। तो पार्टी आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकती है और आपकी काउंसलिंग बुक कर सकती है। सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ये सब चीजें। चलिए, सर्वर आप ही का यूज होगा, तो सर्वर स्पेस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आपको देखना आपका सर्वर का क्या साइज है, कैसा है वगैरह है। बट यहाँ पे सिंपल है कि वन टाइम, केवल ये वन टाइम, क्योंकि फिंसिस नियो एक फुल कोड है, जो कोड आपको जब भी एक्टिवेट करना हो वन टाइम 30,000 आपको देना होगा। दैट सेटअप कॉस्ट केवल, क्योंकि पूरा फिंसिस का ये जो नया नियो है ये एक सर्वर में आपके सेट होगा, और आपके सारे चीजें इसी का 7 दिन का जो टाइम लेते हैं वो आपके कनेक्ट होगी, आपके एपीआई कनेक्ट होंगे। तो 30,000 वन टाइम देना है, और आपका जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो 10,000 रुपए से जुड़ जाएगा। चलिए, कुल मिला के कहानी घुमा के यही है कि 10,000 रुपीज से सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा, आपको फिंसिस नियो मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग उसी के अंदर है, तो इट विल ऑल गेट डन इन वन गो। 30,000 वन टाइम। जो लोग नए हैं, जो अभी तक नहीं लिए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए फिंसिस सॉफ्टवेयर का ये फुल पैकेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग करीब करीब मेरे हिसाब से 90,000, 70,000 से 90,000 के बीच का बैठेगा। तो वो तो आप जैसे नए सेल्स वाले लोग अगर कोई यहाँ जुड़े हैं तो वो अकॉर्डिंगली बात कर लें। एग्जिस्टिंग फिंसिस यूजर के लिए रेडी है। जनवरी 4 था, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, तो 12 तारीख तक आप लोग देखिए, मतलब 7 आज है, हाँ 12 तक, नेक्स्ट मंडे तक देखिए। और उसके बाद आप हमें बताइए क्या आपको चाहिए। और जो लोग नॉन फिंसिस यूजर है उनको भी एक एडमिन का लॉगिन यहाँ पे दिया जा रहा है बाय डेमो, ताकि वो लोग डेमो में यूज कर ले। ये डेमो यूजर नेम पासवर्ड है, अलग है। आज मैंने आप लोग को प्रेजेंट क्या किया, मैंने प्रेजेंट किया फिंसिस नियो, विच इज योर एडमिन ऐप। आप और आपके सब ब्रोकर और आपके स्टाफ के लिए दिखाया। आप लोग वहां पे अपने क्लाइंट को जो जो करना है सब करो, उसका कोई सवाल जवाब नहीं है। 30,000 उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको जब अपने ऐप की बात करनी होगी कि मुझे भी एक जिंदगी में कुछ अपना चाहिए, तो वो आप अपना देखो और बताना।